वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट, हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला को देखेंगे और ऐसे ढेर सारे टर्म्स को देखेंगे जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइट पे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है। क्लास 9 का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में ये बताया है कि इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन, आई मीन रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया था, वो भी हमने अच्छे से बताया है। प्लेन मिरर से जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसा रे डायग्राम होगा इमेज का, ये इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देखा। हमने प्लेन मिरर और ये जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ होती है और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल्स किया था जिसमें एक ऑब्जेक्ट था, मिरर था, मिरर को फिर हम थोड़े दूर ले गए थे। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने किए, ऑप्टिशियन वाले न्यूमेरिकल किए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। सेकेंड वाला भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने देखा था कि जब मल्टीपल मिरर्स होते हैं जिन्हें हम पर्टिकुलर एंगल पे रखते हैं तो उस समय कैसे इमेजेस बनते हैं, कितने सारे इमेजेस बनते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है, उससे रिलेटेड भी हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया है। तो जिस भी बच्चे ने इन 2 वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर से जाके वीडियो को देखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना ताकि आपको ऐसे सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उस ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आप हमसे 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। कैसे भी करके आप हमसे जुड़ सकते हो। और हाँ, चैनल के जितने भी वीडियोज़ है अपने सारे दोस्तों के साथ फैलाते रहो और हमें लाइक दो, सब्सक्राइब करो और हमें ऐसे ही प्रमोट करते रहो। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि लाइट में होने वाला है, जो कि है स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर। हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को देखेंगे। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड बहुत सारे जो टर्म्स है, पोल ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये क्या होता है, प्लेन ये जो आपके स्पेरिकल मिरर आई मीन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, ये मिरर फार्मूला क्या होता है, जो हम लोग स्पेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे अलग अलग दूरी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस किस टाइप के इमेजेस बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा मिरर फार्मूला है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बहुत से बच्चों के सिर के ऊपर से जाता है, बट अब हम उन्हें चुटकियों में समझेंगे। तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स। चलो अब देखते हैं ये स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो सपोज करो एक हॉलो ग्लास का स्पीयर है। स्पीयर मतलब आप सब समझते होंगे, जैसे कि एक फुटबॉल, ये एक ऐसा बॉल जो अंदर से खाली है, बॉल अंदर से हॉलो ही होता है, हवा होता है अंदर में। तो एक ग्लास का बॉल समझो, ठीक है, एक हॉलो ग्लास का बॉल है, ठीक है। अब उसी हॉलो ग्लास के बॉल का अगर आप छोटे से हिस्से को ऐसे करके कट कर लो, ये सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसीलिए आपने क्या किया, एक हॉलो ग्लास का स्पीयर था, उसी का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे कट कर लिया, तो आपका एक छोटा सा ग्लास ही कर्व्ड जैसा ग्लास निकला ना, ऐसे कर्व्ड जैसा ग्लास बाहर आया। अब ये जो कर्व्ड जैसा ग्लास बाहर आया, इसी को आप मिरर बना लो। अब आप इसे 2 तरीका से मिरर बना सकते हो। अगर आप अंदर के तरफ को सिल्वर पेंट करते हो, ठीक है, तो बाहर का तरफ हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये अंदर की तरफ को पेंट ना करके आपने बाहर की तरफ को पेंट कर दिया, तो अंदर वाला हिस्सा हो जाता रिफ्लेक्टिंग, और इसी के बेसिस पे बन जाते हैं आपके 2 तरह के स्पेरिकल मिरर्स। तो सीधी सी बात है, एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है, अगर उसी के छोटे से एक हिस्से को हमने कट कर लिया तो बन गया स्पेरिकल मिरर। कैसे बन गया, बस आपको अब सिल्वर पेंट करना है। अगर आप इनवर्ड हिस्से में सिल्वर पेंट करते हो तो कन्वेक्स वाला स्पेरिकल मिरर बन जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट है, मतलब निकला हुआ है। और अगर आप बल्ज्ड आउट सरफेस को ही सिल्वर पेंट कर देते हो तो ये अंदर वाला सरफेस जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये बन जाता है कनकेव मिरर। तो ऐसे ही कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनते हैं। तो स्पेरिकल मिरर कैसे बनता है, तो इट इज मेड बाय सिल्वरिंग अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर मतलब पूरे हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट निकाल लिया, अब उस पार्ट में से एक हिस्से को कलर कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया। अगर बल्ज आउट को कलर कर दिया और अंदर वाले से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कनकेव वाला स्पेरिकल मिरर, और अंदर वाले को ही कलर कर दिया और बल्ज आउट से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। दैट्स इट।
ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। बहुत सिंपल, एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, उसका एक पार्ट ले लिया तो एक आपका कर्व्ड ग्लास निकला। अब उसी के एक हिस्से को कलर कर दिया, आई मीन सिल्वर पेंट कर दिया। अगर इनवर्ड वाले को किया, आउटवर्ड वाले को किया तो ये कनकेव बन गया क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, और अगर इनवर्ड वाले को कलर किया तो ये कन्वेक्स बन गया क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। तो इतना समझ लो, अगर आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है तो वो क्या है, कन्वेक्स, और इनवर्ड रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है तो वो क्या है, कनकेव। ठीक है, तो चलो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है ये भी आप समझ गए। अभी एक मैं डायग्राम भी बना देता हूं जिसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमें क्लियर दिख भी जाएगा, और फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये पोल क्या है, अपर्चर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फिर हम लोग फोकस और फोकल लेंथ को भी देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। बस ये बोर्ड इरेज हो जाए। चलो देखो, तो सबसे पहला है मेरा कनकेव और दूसरा है मेरा कन्वेक्स। डायग्रामेटिकली हम लोग इसे कैसे दिखाएंगे, तो ये है कनकेव, आउटवर्ड इसमें पेंटेड है, इनवर्ड से रिफ्लेक्ट होगा। ये है मेरा कन्वेक्स जिसमें इनवर्ड पेंटेड है, आउटवर्ड से रिफ्लेक्ट होगा। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर हो गया। अच्छा, अब किसी भी एक मिरर को मैं पकड़ता हूं और सारे पॉइंट्स को बताता हूं, क्योंकि दोनों में ये सारे टर्म्स तो वैसे ही हैं। तो मैंने पकड़ा सपोज ये कनकेव मिरर, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये मिरर खुद ही एक हॉलो स्फीयर का पार्ट था। अब हॉलो स्फीयर है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन से वो स्फीयर भी बना देता हूँ। ये मेरा डॉटेड लाइन से एक स्फीयर है, ठीक है, ठीक। तो ये मेरा डॉटेड लाइन से हॉलो स्फीयर है, और ये मेरा उसी का एक छोटा सा पार्ट जो कट है वो मेरा कनकेव मिरर है, ठीक है। ये वाला जो मैं थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ, ये मेरा कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर क्योंकि किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, तो हॉलो स्फीयर का अपना सेंटर तो होगा ही, तो वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका मिरर एक छोटा सा पार्ट है, और इसी हॉलो स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर भी कहलाता है, ठीक है। इसको C से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको समझ में आ गया होगा। अब सेंटर से किनारा को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे भी अब ये जो हॉलो स्फीयर है उसी का जो रेडियस है वही मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करते हैं। और आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों समझ ही गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं पोल की तरफ। ये पोल क्या होता है, तो पोल होता है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये जो स्पेरिकल मिरर है इसका कोई सेंटर होगा ज्योमेट्रिक, जैसे कि मान लो एक लाइन है, इस लाइन का ऐसे कोई सेंटर है, वैसे ये जो स्पेरिकल मिरर है उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसे पोल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे P से डिनोट कर सकते हैं। ये पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसे मीटर में या जैसे भी आप नाप सकते हो, जैसा आपको बुक में दिया है। ऐसा यूनिट हमेशा डिस्टेंस का मीटर ही होता है, ठीक है। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया, पोल समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब चलो मैं ये हॉलो स्फीयर को भी मिटा देता हूँ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने के लिए हॉलो स्फीयर बनाना था। हॉलो स्फीयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब तो मेरा सिर्फ मिरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम तीन टर्म जान चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, बस इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, जो है अपर्चर, ठीक है। ये अपर्चर क्या होता है, तो ये प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर है जिससे लाइट इंटर होता है। अब जैसे कि मान लो ये मेरा
एक कन्वेक्स मिरर है। अब ये कन्वेक्स मिरर का प्लेन हिस्सा जहाँ पे लाइट पड़ेगा वही अपर्चर है, वो प्लेन सरफेस एरिया मतलब वो सरफेस एरिया जिसमें लाइट आके गिरेगा और रिफ्लेक्ट होगा वही अपर्चर है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, कनकेव का अलग, कन्वेक्स का अलग, और इन दोनों पॉइंट को मतलब इन सारे चीज़ों को वहाँ मार्क कर देता हूँ। और चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, वो पार्ट किसके होंगे, एक हॉलो स्फीयर के। तो यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं और इधर भी एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो इसी हॉलो स्फीयर में एक हिस्सा है और मैंने किससे पेंट कर दिया, इधर वाले को पेंट कर दिया, तो ये बन गया कनकेव मिरर। अब यही है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर है मिरर का वो है मेरा पोल, और ये जो लाइन दिख रहा है ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली मान लो यहां पे ऐसा कुछ हो, अगर मैं इस तरफ बना देता हूं या फिर ऐसे ही बना देता हूं, अगर मैंने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, इस पे रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये वाला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला आपका पोल, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन है इमेजिनरी वो है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो हम लोग का कर्व्ड मिरर होता है, आई मीन स्फेरिकल मिरर होता है, उससे किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग फोकस और फोकल लेंथ को समझेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूरी पे रखते हैं किसी कनकेव मिरर से तो किस किस टाइप के इमेज बनते हैं। प्लेन मिरर के केस में हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है उस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, और जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, आई मीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी पे हम लोग एक नॉर्मल बनाते थे और वहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने प्लेन मिरर में देखा था, तो क्या ये स्फेरिकल मिरर में फॉलो नहीं करेगा, तो जरूर करेगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा ही। बट प्लेन मिरर में आपको नॉर्मल बहुत इजीली पता चल जाता था, कहीं पे भी आप ऐसे 90 डिग्री बना दो, ऐसे 90 डिग्री बना दो, ऐसे 90 डिग्री बना दो, है ना, मतलब जहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां 90 डिग्री बना दो। बट अब स्पेरिकल मिरर के केस में कैसे करोगे, स्पेरिकल मिरर के केस में ये वाला चीज को समझने के लिए चलो अब एक चीज देखते हैं। देखो, सपोज करो मेरा ये एक स्पेरिकल मिरर है, आप ये कनकेव ले लो या कन्वेक्स ले लो, दोनों के ही केस में ट्रू है। मैं कनकेव ले रहा हूं, तो ये मेरा एक कनकेव मिरर है। ठीक है, अब क्योंकि ये कनकेव मिरर है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अभी हम लोग जान चुके हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और PC इक्वल्स टू R यानी कि मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इतना दूर आप लोग सब जानते हो। अच्छा, तो हमेशा याद रखना, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर में आएगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज यहाँ CB, ये CB जो मिरर का सरफेस है उस पर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं ऐसे कर दूं CM, तो ये CM भी है जो मिरर का सरफेस है उस पर 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, उसका भी जवाब है, ये आप लोग जानते ही होंगे। मान लो कोई सर्कल है, तो उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालना रहता है तो आप ऐसे करके टेंजेंट बनाते हो। इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है वो निकालना है तो टेंजेंट बनाते हो, क्योंकि सर्कल में हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है तो टेंजेंट बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट बना है उस टेंजेंट पे हमेशा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ जो आपका रे ऑफ लाइट है वो 90 डिग्री बनाता है। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने का जरूरत नहीं है, आप इतना समझो, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे जाता है, आई मीन स्पेरिकल मिरर पे जाता है, तो वो 90 डिग्री पे ही होता है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे प्लेन मिरर में नॉर्मल समझने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है। जहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरा एक रे डायग्राम बनाकर समझते हैं कि मैं कैसे लिखूं, आई मीन एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन मिरर से जो, आई मीन स्पेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे कैसे दिखाऊं। प्लेन मिरर से तो मैं तुरंत ऐसे करके दिखा देता हूं। तो चलो देखो, ये है मेरा कनकेव मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा
पोल, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान लो मेरा रे ऑफ लाइट ऐसे करके आया, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। ये मान लो ए, ये मेरा बी, तो यहां लिख दो ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। बी मेरा क्या है, बी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बी है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हमेशा नॉर्मल कहां पे बनाते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब यहां नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इस बी पॉइंट को सी से जोड़ दो, ऐसे बन गया मेरा ये नॉर्मल। तो यहां वैसे लिख सकते हैं सी बी इज नॉर्मल, ठीक है, आई मीन परपेंडिकुलर। तो ये मेरा निकल आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस अब इसी के इक्वल होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर। तो बस यही है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ये बात ध्यान में रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आता है वो हमेशा 90 डिग्री पे पड़ता है मिरर के सरफेस पे, ठीक है। तो आपको कभी भी नॉर्मल बनाना होगा तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो, बस, ठीक है। चलो अब फोकस और फोकल लेंथ देखते हैं। ये फोकस वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, फोकस क्या होता है, ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम लोग समझते हैं फोकस का मतलब है कि एक चीज पे बिल्कुल ध्यान लगाना, केंद्रित करना, एक जगह सेंटर्ड करना दिमाग को, है ना, वही तो फोकस है, एक चीज पे। तो यहाँ पे फोकस वर्ड क्यों यूज हो रहा है, तो असल में क्या होता है, ये जो स्पेरिकल मिरर होते हैं ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होते हैं। मतलब या तो इनसे जो रे ऑफ लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लग रहा होता है कि एक जगह बिल्कुल, आई मीन एक्चुअली में एक जगह वो लोग कन्वर्ज हो जाते हैं, या फिर ऐसा अपीयर होता है कि वो कहीं से निकल रहे, जैसे डाइवर्ज हो रहे। कन्वर्ज होने का मतलब है कि मान लो सब एक जगह आके मिलना, ये हुआ कन्वर्ज। और डाइवर्ज होने का मतलब है एक जगह से निकलना, ऐसा, ये हुआ डाइवर्ज, ठीक है। यहाँ पे इनवर्ट जा रहा है कन्वर्ज, यहां बाहर की तरफ आ रहा है डाइवर्ज, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये फोकस क्या होता है। तो कनकेव मिरर में भी फोकस होगा और कन्वेक्स में भी होगा, ठीक है। तो ये है मेरा कनकेव मिरर, ये फिर से मेरा पोल, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में जितने भी रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आते हैं, पैरेलल किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, ये भी मान लो एक रे ऑफ लाइट था जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया। सब कुछ सारे रे ऑफ लाइट टकराने के बाद ऐसे करके एक पॉइंट से होके मिलते हुए जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे देखो सारे रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मिल गए, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। यानी कि किसी concave mirror में, in the case of concave mirror, the ray of light which is parallel to principal axis after reflecting from the mirror converge at a point and that point is called focus. क्या कि all rays which are parallel to principal axis, definition खुद बनाओ, याद करने की जरूरत नहीं, all rays which are parallel to principal axis after reflection from mirror, after reflection from mirror converge at a point, that point is फोकस। किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। तो कनकेव मिरर के केस में जितने भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से, आई मीन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, वो मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज यानी मिल जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो कन्वेक्स के केस में क्या होता है, तो कन्वेक्स के केस में थोड़ा चेंज होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं कन्वेक्स का दिखा देता हूं अब। तो कन्वेक्स के केस में थोड़ा चेंज हो जाता है। ये है मेरा कन्वेक्स, ठीक है। मैं ऐसे करके ही बना देता हूं, यहां पे पेंटेड है, ठीक है। तो ये है मेरा कन्वेक्स। तो अब कन्वेक्स के केस में तो मेरा यहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आया पैरेलल टू, ये है मेरा पोल, रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ये टकरा के ऐसे गया, ये रे ऑफ लाइट आया, ये भी टकरा के कुछ ऐसे गया, इधर से कोई रे ऑफ लाइट आया, ये टकरा के ऐसे गया। तो ये सारे रे ऑफ लाइट जहां जाके एक्चुअली मीट करते हुए अपीयर होते हैं वही है मेरा फोकस, ठीक है। तो कन्वेक्स के केस में डेफिनेशन क्या हो जाता है, ये कनकेव अब हटाओ, ऑल रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर
appear to diverge from a point. That point is focus. ठीक है, तो बस फोकस क्या है, जब कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उससे जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उसमें आते हैं तो मिरर से टकराने के बाद कनकेव के केस में सारे रे ऑफ लाइट एक जगह मीट कर जाते हैं, उसे कनकेव के केस में फोकस बोलते हैं। और कन्वेक्स के केस में सारे रे ऑफ लाइट अपीयर होते हैं कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, तो उस केस में इसे फोकस कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब फोकस की एक बात जान लो, एक प्रॉपर्टी जान लो कि अब जो पोल है और जो फोकस है उसके बीच की दूरी को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकस क्या होता है ये हम जान गए, ये वो पॉइंट है जहां पे या तो सारे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करते हैं या वहां से डाइवर्ज होते हुए फील होते हैं। ठीक है, कनकेव के केस में कन्वर्ज करते हैं और कन्वेक्स के केस में डाइवर्ज होते हुए दिखते हैं। ठीक, डाइवर्ज होते हुए दिखते हैं, मैं ऐसा बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में वहां कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। कनकेव के केस में रे ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, बट कन्वेक्स के केस में कोई इंटरसेक्शन या मीटिंग नहीं होता है। इसीलिए देखो, आप अगर आपने प्लेन मिरर समझा होगा तो ये भी समझ जाओगे, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग नहीं होता है तो कन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, पर कनकेव के केस में रियल इमेज बनता है। सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो है जब वर्चुअल इमेज बनता है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर के केस में जो रे ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद देखो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक्चुअली में सारे रे ऑफ लाइट ऐसे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रियल इमेज बनता है हमेशा। कनकेव के केस में मैक्स टाइम्स में रियल इमेज ही बनता है, कुछ सिनेरियो है, एक सिनेरियो है जहाँ वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, बट कन्वेक्स के केस में उल्टा होता है, क्योंकि कन्वेक्स के केस में रे ऑफ लाइट तो मीट ही नहीं करते, और जब तक रे ऑफ लाइट मीट नहीं करेंगे रियल इमेज थोड़ी बनेगा। तो कन्वेक्स के केस में क्या होता है, कन्वेक्स के केस में जो आते हैं पैरेलल, वो ऐसा अपीयर होता है कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, और इस पॉइंट में कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। तो कन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मेरा फोकस है उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, सेंटर बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसे भी डायग्राम से देख लेते हैं। अब एक कंप्लीट डायग्राम बना देता हूँ मैं फिर से सारे मार्किंग के साथ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमारे मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। मैंने देखा है लोग व्लॉग्स देखकर अपने टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल को देख के टाइम वेस्ट करते हैं, बट खुद कुछ सीखने के लिए एफर्ट नहीं डालते। तो वो डालिए, और अच्छे कामों को जो आपके लाइफ में एक्चुअली कुछ मीनिंग दे उसे अप्रिशिएट भी करना सीखिए। चलो देखो, ये है आपका कनकेव मिरर, तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी पे यहाँ पे हो गया फोकस। चलो, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये जो PF है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये जो फोकल लेंथ होता है ये क्या होता है, आधा होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, या फिर R का। तो फोकल लेंथ को F से भी डिनोट कर सकते हैं, तो F इज इक्वल्स टू R/2 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और सेम टू सेम कन्वेक्स के केस में होगा, तो ये आप लोग खुद ही ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कुछ सिनेरियोज, इसके बाद हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, क्योंकि कन्वेक्स के केस में देखो क्या होता है, कन्वेक्स के केस में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बन रहे हैं, तो उसका हम लोग एक रे डायग्राम देखेंगे, और कनकेव के केस में हम लोग कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूरी पे रख कर देखेंगे कि किस किस तरह का इमेज बनता है। तो हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं, इन सिनेरियोज को अगर हम देख लेंगे पहले से ही तो रे डायग्राम समझना और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहला है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है इंसिडेंस होके, इंसिडेंट होके, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाता है, तो आई थिंक ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके स्फेरिकल मिरर पे पड़ता है वो हमेशा नॉर्मली पड़ता है, 90 डिग्री पे पड़ता है।
मिरर के सरफेस पे। और हमने प्लेन मिरर के केस में भी देखा था कि जब एंगल ऑफ जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री होता है सरफेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। इसीलिए जिस डायरेक्शन से रे आता है उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा। ये मेरा कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, आपका जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगा वो मिरर पे 90 डिग्री पे पड़ेगा, इसीलिए वो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की सिधाई पे, तो 90 डिग्री पे पड़ रहा है, इसीलिए उसी डायरेक्शन पे लौट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में बोल रहा है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो मैं इसे हल्का सा इरेज करता हूं और वो सिनेरियो को रेप्लिकेट करता हूं यहाँ पे। तो अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो क्या होता है, जब हम लोग फोकस का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी देखे थे कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो एक जगह पे कनकेव के केस में कहाँ पे, एक जगह पे मीट कर जाएगा, जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा, तो कन्वेक्स के केस में अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो ये ऐसे बिल्कुल आपको अपीयर होगा किसी एक जगह से डाइवर्ज होता हुआ, जो कि फोकस होगा। ठीक है, चलो थर्ड है रे पासिंग थ्रू फोकस। अगर रे फोकस से ही पास होगा तब क्या होगा, तो जब पैरेलल था तो फोकस से पार हुआ था, तो फोकस से आ रहा है तो पैरेलली पार हो जाएगा। देखो इसे यहाँ पे मान लो ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो मेरा रे जो फोकस से होता हुआ आया वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सेम थिंग आपका कन्वेक्स के केस में भी होगा। यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, मान लो कोई रे ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, तो वो टकराने के बाद ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। वेरी सिंपल। अब लास्ट बचता है रे इंसिडेंट एट पोल। अगर पोल पे रे इंसिडेंट, अच्छा इन सिनेरियोस को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम सारे रे डायग्राम देखने वाले हैं। तो चलो, रे इंसिडेंट एट पोल, तो ये कनकेव मिरर है मेरा, ये मेरा पोल है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया। तो मान लो रे इंसिडेंट एट पोल है, ठीक है, तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ नॉर्मल ये बन सकता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही यहाँ नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही गुजरता है। तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बस ऐसा बिल्कुल बन जाएगा। तो ये थे 4 सिनेरियो, जिसमें ये पहले, दूसरे और तीसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अभी इनको हम लोग देखेंगे जब रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कन्वेक्स के केस में कैसा रे डायग्राम बनता है। कन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, और कनकेव के केस में रियल इमेज बनता है। मैक्स केसेस में एक केस है जहां पे वर्चुअल बनता है कुछ केसेस में, तो वो हम लोग देखेंगे। चलो, तो देखो ये एक सिनेरियो है कन्वेक्स मिरर से बनते हुए इमेज का। ये है मेरा कन्वेक्स मिरर, जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे ही रखा होता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अभी हमने देखा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होता हुआ जाएगा, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। इसलिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था AD, इसलिए मिरर से टकराने के बाद ऐसा गया, और अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करो तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा था। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखो तो ये रे ऑफ लाइट AE है, वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट आता है वो मिरर पे 90 डिग्री होता है, तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में लौट गया। तो अगर आप इन दो मिरर जो रेज है उनको एक्सटेंड करो, एक को आप ऐसे ऐसे एक्सटेंड करो, एक को ऐसे ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये लोग यहाँ पे मीट होते हुए दिखते हैं, तो वहां एक इमेज बन रहा है A1 B1, है ना, ये जो आपका है। ठीक है, तो ये जो आपका A1 B1 इमेज है ये आपका वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन नहीं हुआ। ये वाला रे ऑफ लाइट अपीयर हो रहा था, फोकस से आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट अपीयर हो रहा था कि ऑब्जर्वर को ऐसा दिख रहा था कि ये फोकस से आ रहा है, और ऑब्जर्वर को ऐसा दिख रहा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है।
तो ये दोनों जहां पे मीट किए वहां पे उसे इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज दिखेगा। एक्चुअल में यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, बस ये इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ऐसे डायरेक्टली भी देख रहा है, साथ ही में इस ऑब्जेक्ट से जो इमेजेस निकले वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी, ये इस ऑब्जेक्ट से जो आपके रेज निकले वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी ऑब्जर्वर की आंखों में पड़े, तो इसीलिए ऑब्जर्वर को ये यहाँ पे भी दिख रहा है उसका इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कन्वेक्स के केस में रे डायग्राम बस एक ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कनकेव के सिनेरियोज। अब हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सबसे पहला सिनेरियो हम लोग का क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उस केस में कैसा इमेज बनता है। तो देखो ये है कनकेव मिरर, और जब भी कोई चीज इन्फिनिटी यानी बहुत दूर है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट ही आती है, ऑब्वियस सी बात है दूर से। तो मान लो यहाँ पे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। हम जानते हैं, हमने पहले ही देखा था कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। तो यहाँ जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहे हैं सारे फोकस पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन, मतलब असली में रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हो रहा है तो यहाँ पे एक रियल इमेज बनता है। तो बस जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में यानी मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो उस केस में जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है वो टकराने के बाद फोकस पे मिल जाता है। ऐसा होता ही है, हमने देखा था। और क्योंकि यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हो रहा है तो आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल इमेज ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड ही होता है। दूसरा इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे ही बनता है। और तीसरा इमेज बहुत डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा, एक पॉइंट जितना छोटा होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर, देन द ray of light which are parallel to the principal axis meet at focus. So image is also formed at focus, and the image formed is real and inverted. It is formed at focus and it is highly diminished to a such extent that it appears to be a point, यानी इमेज पॉइंट जितना छोटा होता है। ठीक है, तो ये पहला सिनेरियो हो गया। ये हमारा सेकेंड सिनेरियो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड थोड़े दूर रखा गया है। वहां क्या होता है, देखो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा वो फोकस से होके जाएगा, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हुआ आया था वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए डैश वाला, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट गया, यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज ई। तो यहाँ जो ए है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है A1D, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट की वजह से इमेज बन रहा है तो इसलिए वो रियल और इन्वर्टेड होगा। आपको क्लियर दिख रहा है कि वो छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, और कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसे बना, तो हमने देख भी लिया कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आया था वो फोकस से होते हुए गुजरा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लौट गया। तो इसी समय दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके यहाँ एक इमेज बनाते हैं B1 A1, ऐसा उल्टा, यानी रियल और इन्वर्टेड, और साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। यहाँ पे देखो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो फोकस से होते हुए जाता है, ऐसा हमने देखा था। और जो फोकस से जाता है वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज हुआ, ये रे ऑफ लाइट सपोज AM है, वो टकराने के बाद फोकस से गुजरा, और ये जो सपोज मेरा AN है वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजरा। और जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये रहा और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये रहा, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहां पे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से ऐसे भी रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। तो यहाँ पे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना, और वो सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या C। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे। ठीक है, देखेंगे हमारा नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब यहाँ पे भी AD जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया वो फोकस से होते हुए गुजरेगा, और जो रे ऑफ लाइट AE जो फोकस से जा रहा है वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा। और ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट A'D है और A'E है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस A' पॉइंट पे, तो यहीं पे एक रियल इमेज बनेगा। तो वो इमेज कहाँ पे बनेगा? फॉर्म बियॉन्ड C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा। ये रियल और इन्वर्टेड होगा, और यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये मैग्नीफाइड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस तो क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा देखो फोकस पे ही रखा हुआ है। ये सपोज A है, यहाँ पे B है। तो जो मेरा रे ऑफ लाइट AB है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से होते हुए गुजरेगा रिफ्लेक्शन के बाद, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता ही है तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। तो इस वजह से जो मेरा इमेज बनेगा वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, और इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा वो तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, वो इन्वर्टेड होगा, और साथ ही साथ रियल इमेज बनेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा। ठीक है, अब बचता है लास्ट। ये है वो सिनेरियो जहां पे कनकेव मिरर के केस में भी वर्चुअल इमेज बनता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, यानी कि कनकेव मिरर के बहुत पास जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ऐसे हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। ठीक है, तो चलो लास्ट सिनेरियो देखते हैं, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। कनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा सिनेरियो है, फोकस और पोल के बीच में जब रखा जाता है ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज बनता है? तो वर्चुअल बनता है, बाकी सारे में इन्वर्टेड बनता है। इसलिए कोई भी कनकेव मिरर के बहुत पास अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो लास्ट सिनेरियो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ देखो फोकस और पोल के बीच में मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है वो फोकस से गया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वो उसी डायरेक्शन में लौट गया। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट तो कभी हो ही नहीं सकता, देखो ये तो डाइवर्जिंग वे में जा रहा है। तो ऐसा अपीयर होगा ऑब्जर्वर को कि ये कहीं इस पॉइंट से आ रहा है रे ऑफ लाइट, और इसी पॉइंट पे यहाँ पे उसे एक वर्चुअल इमेज दिखेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, और यहाँ पे देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नहीं हुआ, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं सारे सिनेरियोज कि हमारे 6 सिनेरियोज हमने देखे जब हमने स्टार्ट किया बहुत दूर से, फिर हम थोड़ा पास लाते गए और अलग अलग जगह पे प्लेस करके एक कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं ऑब्जेक्ट के। बाकी कन्वेक्स में तो एक ही तरह का बनता है, वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो चलो अब हम आगे देखते हैं अपना यूज ऑफ कनकेव मिरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऐसे बन सकता है कि व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर, तो उस समय आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसे आप पूरे अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि कनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग कनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर? तो एक बात ध्यान से सुनो कि ये है मेरा कनकेव मिरर, और हमने देखा था कि जो कनकेव मिरर में सपोज ये मेरा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो यहाँ पे ये एक ऐसा सिनेरियो है जिस केस में हमें वर्चुअल इमेज मिलता है, वो भी मैग्नीफाइड मिलता है। तो उसी सिनेरियो को देख के ही सेविंग मिरर में यूज किया जाने लगा कनकेव मिरर को। क्यों? तो कनकेव मिरर जिसे एज अ शेविंग मिरर यूज किया जा रहा है, उस टाइप के कनकेव मिरर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उनके पोल और फोकस के बीच का दूरी थोड़ा ज्यादा हो, ताकि आपका एडजस्टेबल डिस्टेंस में जब आप मिरर को रखते हो फेस से, तो हमेशा आपका फेस उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाई करे। तो क्योंकि आपका फेस मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, तो हमेशा एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ही मिलेगा आपको। तो इस वजह से क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज है, तो आप इजीली आपके जो फेस है उसके जो छोटे मोटे हेयर्स है, टाइनी हेयर्स है शेविंग समय, वो इजीली देख सकते हो। तो इसीलिए आपका एज अ शेविंग मिरर आपको कनकेव मिरर को यूज कर सकते हो। लेकिन उस कनकेव मिरर के ऐसे 2 स्पेशलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि देखा जाता है कि जो पोल और फोकस के बीच की दूरी है वो ज्यादा हो, आई मीन फोकल लेंथ जो हो मिरर का वो थोड़ा ज्यादा हो, और साथ ही साथ जो मिरर का अपर्चर है वो भी थोड़ा लार्ज हो। अपर्चर मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, तो ये थोड़ा ज्यादा होता है कि आपका फेस उसमें एकोमोडेट हो सके इजीली। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि एज अ रिफ्लेक्टर, तो एज अ रिफ्लेक्टर क्या?
तो देखो कनकेव मिरर के इस्तेमाल से हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। और उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ पे इस्तेमाल होती है? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप देख सकते हो टॉर्च हो या ऑटोमोबाइल्स का जो हेडलाइट हो, ऑटोमोबाइल्स यानी कार या कोई भी व्हीकल्स हो, उसके जो हेडलाइट है उससे जो रोशनी निकलती है वो पैरेलली बहुत दूर तक जाती है। सिमिलरली आपका जो टॉर्च या फिर सर्च लाइट्स होता है वो सब में भी ऐसा होता है कि जो रे ऑफ लाइट निकलता है वो पैरेलल होता है और दूर तक जाता है। तो उस समय हम लोग का कनकेव मिरर कैसे मदद करता है? तो देखो क्या होता है। एक सिनेरियो हमने और पढ़ा था कनकेव मिरर के केस में कि ये सपोज मेरा कनकेव मिरर है और अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट हो या सोर्स ऑफ लाइट हो वो फोकस में रखा हुआ है, तो लाइट ऐसे फोकस से आएगा, मिरर से टकरा के हमेशा कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे फोकस से आएगा, मिरर से टकरा के हमेशा पैरेलल जाएगा। तो क्या होता है इन कार और ऑटोमोबाइल्स या सर्च लाइट्स में? देखो क्या होता है कि एक पॉलिश्ड कनकेव शेप का आपका मेटालिक सरफेस रहता है, ठीक है। ये मेरा पॉलिश्ड कनकेव शेप का मेटालिक सरफेस हो गया। अब इसका भी कोई फोकस होगा, इसी फोकस में आपके सोर्स ऑफ लाइट को रखा जाता है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि फोकस में रखा गया है तो इस वजह से जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है वो टकरा के ऐसे बाहर जाता है, और यहाँ पे भी जो फोकस से आ रहा है वो टकरा के ऐसे बाहर जाता है। तो ये जो हेडलाइट्स है उससे ऐसे फोकस, यहाँ से ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है। तो भाई बहुत सिंपल सब चीज को इस्तेमाल किया कि जो भी फोकस में रखा गया है, हमने देखा है ना कि फोकस में जब भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर फोकस से जब भी रे ऑफ लाइट आएगा कनकेव मिरर के केस में तो हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट बन के निकलेगा। तो सेम चीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में एक पॉलिश्ड कनकेव सरफेस रहता है और इस कनकेव सरफेस का जो फोकस है उसी फोकस पे आपका रख देता है क्या? सोर्स ऑफ लाइट को रख देता है। तो यहां से ऐसे आया और वो टकरा के बाहर गया, यहां से ऐसे आया वो टकरा के बाहर गया। तो क्या निकला? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकला। और यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको देखने में मदद करता है। सिमिलरली एज ए डेंटिस्ट हेड मिरर, यहाँ पे आपकी एक दूसरी प्रॉपर्टी काम आती है कनकेव मिरर की। कौन सी वाली प्रॉपर्टी काम आती है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर में पड़ता है तो वो टकराने के बाद आई मीन रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से जाता है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। और फोकस से जाता है इसका मतलब सारे रे ऑफ लाइट फोकस में कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी वो लोग और स्ट्रॉन्ग बीम की तरह वहां पे गिरते हैं और वही मदद करते हैं डेंटिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स को बॉडी के किसी भी पार्ट को इजीली देखने में, आई मीन एक्सेसिबल पार्ट्स को, जैसे कि गला हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया। देखो क्या होता है, ये आपका मान लो एक कनकेव मिरर है, ठीक है। अब इसी कनकेव मिरर पे अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारोगे तो वो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। यहाँ पे भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। कोई दूसरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। तो फोकस में एक स्ट्रॉन्ग बहुत कन्वर्जेंस होगा लाइट का, और वही चीज का इस्तेमाल करके आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स को इजीली देखा जाता है, माइनर पार्ट्स को। जैसे दांतों में डेंटिस्ट इजीली इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो है वो एक हेड मिरर लगा के रखते हैं। यहाँ पे ऐसे हेड में एक बैंड रहता है, वहां पे एक ऐसे करके कुछ रहता है। तो असल में वो एक मिरर रहता है जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है, और वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा तो वो एक जगह जाके कन्वर्ज होगा, और क्योंकि एक जगह जाके कन्वर्ज होगा तो उस जगह को इसलिए देखा जा सकता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट के हेड मिरर की तरह भी हम लोग कनकेव मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ कन्वेक्स मिरर के यूजेस को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ये कन्वेक्स मिरर का कुछ यूजेस। देखो यहाँ पे एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स, ये जो स्ट्रीट लैंप होता है उसका एज अ रिफ्लेक्टर। देखो स्ट्रीट लैंप पहले इमेजिन करो इस तरह का कुछ, मान लो यहाँ पे लैंप जैसा, बट ये लेकिन रोशनी जो मारता है वो बस इधर नीचे तरफ ही एक गिवन रीजन तक ही स्पेसिफाइड होता है। जो हमने आपका एक टॉर्च देखा था या गाड़ी का ऑटोमोबाइल्स का आई मीन हेडलाइट देखा था, उसमें क्या होता है रे ऑफ लाइट बहुत दूर तक जाता है ना, वो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है, बहुत दूर तक जाता है। लेकिन स्ट्रीट लैंप के केस में दूर तक जाना नहीं है। स्ट्रीट लैंप के केस में क्या होता है, क्योंकि स्ट्रीट लैंप थोड़े थोड़े दूर पे ही लगा होता है स्ट्रीट में, है ना। ये आपका स्ट्रीट है, उसके थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो एक स्ट्रीट लैंप या स्ट्रीट लाइट का क्या फोकस होता है मेन, कि वो नीचे का वाइडर एरिया को कवर करे, ऐसे करके यहाँ तक रोशनी मारता है। फिर थोड़े दूर में एक स्ट्रीट लैंप रहेगा, वो यहाँ तक रोशनी मारेगा, ऐसे करके स्ट्रीट में होता है। तो इसीलिए क्योंकि इसको रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना है, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। वो भी कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। देखो कन्वेक्स मिरर आप जानते हो क्या होता है, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है।
और ये कन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हुआ। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो वो ऐसे करके टकराएगा और इधर जाएगा, ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा टकरा के ऐसे जाएगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रहा था, ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज आपने देखा कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट था वो मिरर में जब टकराया तो डाइवर्ज होके निकला, मतलब ऐसे करके निकला, डाइवर्ज होके, मतलब और चौड़ा एरिया को, वाइडर एरिया को कवर किया। तो यही स्ट्रीट लैंप्स में होता है। स्ट्रीट लैंप में भी सोर्स ऑफ लाइट रहता है और एक कौन सा मिरर होता है, मैंने ऐसे बना देता हूँ, ये आपका मिरर और यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट कहीं। अब यहाँ से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया वो टकराने के बाद ऐसे और ऐसे निकला तो दूर तक बड़े एरिया को कवर किया, इस वजह से वाइडर एरिया को जमीन का कवर कर पाता है, क्योंकि हमें डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट चाहिए, तो इसीलिए एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप यूज होता है और एज अ रियर व्यू मिरर के यूज होता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और सिर्फ वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इस वजह से इजीली रियर व्यू मिरर में यूज हो सकता है। रियर व्यू मिरर मतलब जो गाड़ी होता है, कोई भी कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, उसमें जो साइड में एक मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे के ट्रैफिक को देख सकते हो, उसमें यूज किया जाता है आपका कन्वेक्स मिरर को, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो, और कैसा वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जैसा नहीं बनाता है, ये क्या करता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है, इस वजह से वाइडर व्यू मिल पाता है, आप दूर के ज्यादा ट्रैफिक को देख पाते हो, एक बड़ा व्यू आपको मिलता है। क्या आप यहाँ पे प्लेन मिरर यूज कर सकते हो, तो यूज तो कर सकते हो, बट ये प्लेन मिरर आपको ज्यादा वाइडर व्यू नहीं देगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पे रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है, एज अ रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है किसको, आपके कन्वेक्स मिरर को। ठीक है, देखो एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है यहाँ पे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ऐसे तो हम जानते हैं, बट यही डिस्टिंक्शन अगर विदाउट टचिंग हमें मिरर को बिना छुए अगर बताना है कि कौन सा मिरर है तो कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, सपोज आपको पता नहीं था कि ये प्लेन मिरर है, आप इसके सामने जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है, फिर जब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे या पास ले जाओगे तो भी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, सिमिलरली कनकेव के केस में क्या होगा कि जब आपका मिरर है, मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक आपका बड़ा ही इमेज बनेगा, एक अपराइट इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास रखा है, एकदम पास रखा है, तो ये बिल्कुल पोल और फोकस के बीच में आ गया होगा। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाओगे तो आपका इमेज का साइज इंक्रीज होगा, इसी से आप समझ जाओगे कि ये आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा, कन्वेक्स के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे तो वर्चुअल इमेज तो बनेगा बट डिमिनिश बनेगा, और जैसे आप इसे दूर ले जाओगे तो ये छोटा ही हो जाएगा। और तो बस इसी से आप समझ जाओगे ये कन्वेक्स मिरर है। तो ये पॉइंट आपके बुक में था, ये आप रीड कर लो, बहुत इजी सा समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, और स्टार्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जिससे कि हम साइन कन्वेंशन भी सीखेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला को देख के न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो देखो मैं सबसे पहले कनकेव मिरर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक कनकेव मिरर है। ठीक, अब कनकेव मिरर में आप सबको पता है कि ये पोल होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो पीएफ है आप इसे फोकल लेंथ बोल सकते हो, और ये जो आपका पीसी है आप उसे क्या बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं और कुछ बात। यहाँ पे एक u भी होता है, u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये जो मिरर है उससे ऑब्जेक्ट का दूरी को u बोलते हैं, और v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो ये दो चीज आप समझ गए। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर रखे हैं, वो हो गया u। और v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मान लो इमेज आपका यहाँ पे बन रहा है या फिर कहीं पे भी बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस तरफ में भी कहीं भी बन रहा है, बस वो डिस्टेंस यानी वो जो इमेज बना है वो मिरर से कितना दूर है उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक चीज तो हम सीख गए। फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता है, हम लोग पहले देख भी चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम जान गए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को देखने के लिए दो तीन रूल फॉलो करना पड़ता है। चलिए साइन कन्वेंशन है क्या, तो एक चीज ध्यान में रखना कि फोकल लेंथ हो या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर हो या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो, ये जो कुछ भी, ये सब कुछ एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। तो ये सारे डिस्टेंसेस हैं। और हमेशा याद रखना डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव में नहीं होते, क्योंकि डिस्टेंस या तो 5, 10 कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा या फिर 0 होगा, यानी कोई डिस्टेंस नहीं है, बट नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो यहाँ हम साइन कन्वेंशन का बात क्या क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कन्वेंशनली बस उसमें कुछ साइन लगाते हैं, माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं, क्योंकि कुछ रूल को फॉलो किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। बट एक्चुअल में कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वो डिनोट करने का बस तरीका है, वो डायरेक्शंस को दिखाता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करते हैं। बट डिस्टेंस ऐसे नेगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन को डिनोट करता है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ सिनेरियोस देखेंगे जहां पे फोकल लेंथ को हम लोग नेगेटिव में देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में देखेंगे, बट ये सब एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ हम लोग कन्वेंशनली उन्हें नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स बनाए गए हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यही सब डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया जाता है और किसी दूसरे डायरेक्शन में यही सब डिस्टेंसेस को नेगेटिव माना जाता है, बस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो कब इन्हें पॉजिटिव लिया जाता है, कब इन्हें नेगेटिव लिया जाता है, वही हम लोग साइन कन्वेंशन से सीखेंगे। तो चलो देखते हैं अब साइन कन्वेंशन। देखते हैं हमारा साइन कन्वेंशन। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम लोग कोई भी डिस्टेंस को नापना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा पोल से नापना स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट तब क्लियर होगा जब हम लोग बाकी सबको भी देख लेते हैं, तो इसलिए समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पोल से ही नापना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सपोज AB एक लाइन है और इसका मान लो मेजर 5 सेंटीमीटर है, तो आप उसको BA बोलो तब भी 5 है, AB बोलो तब भी 5 है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सपोज A से ही नापना स्टार्ट करेंगे, B से A भी तो 5 ही होगा और A से B भी तो 5 ही होगा। लेकिन मिरर के केस में भले ही डिस्टेंस ना बदले, लेकिन हमेशा उसको मेजर पोल से ही स्टार्ट किया जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो आगे, डिस्टेंस टेकन इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट आर टेकन एज नेगेटिव। देखो मिरर में जो रे आता है और टकराता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे चाहे देखो ये कन्वेक्स मिरर है तब भी इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, कनकेव मिरर हो तब भी इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में करते हैं, या फिर अगर इजीली और बोलूं तो ये मान लो मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो लेफ्ट टू राइट करते हैं, और लेफ्ट टू राइट से ज्यादा बेटर होगा ऐसे ही समझना कि जब हम लोग मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे करते हैं तो उस सारे मेजरमेंट को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, और जो भी मेजरमेंट हम लोग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे लेते हैं वो सबको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। और जितने भी मेजरमेंट है हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नापते हैं वो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नापते हैं वो नेगेटिव होता है। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं क्या है। तो देखो ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, अब कन्वेक्स मिरर में ये मेरा फोकस है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फोकल लेंथ को नापेंगे, तो यहाँ पे PF है मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। बट हम लोग क्योंकि सीख चुके हैं कि कोई भी डिस्टेंस को पोल से ही नापना है, तो हम लोग पोल से फोकल लेंथ की तरफ जाएंगे, फोकस की तरफ जाएंगे फोकल लेंथ को नापने के लिए। तो पोल से फोकस की तरफ जाएंगे, यानी हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है उसे पॉजिटिव लिया जाएगा। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो ऑब्जेक्ट की बारी, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखा रहेगा, और जितने भी डिस्टेंस है, देखो यहां से मान लो ये m डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो pm आपको नापना है ना, पर मेजर हमेशा p से ही, पोल से ही करोगे। तो ये देखो p से m की तरफ जा रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो, जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है,
इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी जो u है उसे नेगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये कनकेव कन्वेक्स मिरर है तो इमेज यहाँ कहीं पे बनेगा जो वर्चुअल होगा, है ना। तो मान लो यहीं कहीं पे एक इमेज बन गया, तो इमेज को अब देखो, मान लो ये एंड पॉइंट पे बना, तो यहाँ पे P से N की तरफ हम लोग जाएंगे क्योंकि हमेशा मेजरमेंट पोल से लेना है। तो हम लोग Pn नापेंगे और ये Pn क्या है, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो इस केस में V पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलो सिमिलर सिनेरियो हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए कनकेव मिरर के पास। अब कनकेव मिरर के केस में देखो फोकस इधर है, तो फोकल लेंथ होगा PF, तो PF का डायरेक्शन देखो इधर आ रहा है क्योंकि पोल से हमेशा स्टार्ट करना है आपको लेना, तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो फोकल लेंथ जो F है वो नेगेटिव में लिया जाएगा। जैसे 5 अगर उसका वैल्यू रहा तो -5 माना जाएगा। उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में माना जाएगा क्योंकि PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P से C की तरफ हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ रहे हैं तो नेगेटिव माना जाएगा। और ऑब्जेक्ट को भी ऑब्वियस सी बात है मिरर के आगे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो कनकेव मिरर है उसके केस में बहुत सारे सिनेरियो में आपका जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के आगे ही बनता है, तो बहुत सारे सिनेरियो में जो आपका इमेज है क्योंकि मिरर के आगे ही बनता है तो नेगेटिव ही हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस भी, बट एक सिनेरियो में ये पीछे भी बनता है, तो उस केस में क्या होगा, आप यहां से मान लो यहां पे बना तो Pm टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे हम लोग साइन कन्वेंशन को लेते हैं जबकि डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव में हो नहीं सकते। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखना है बस, और जो चीज याद रखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जो जाएगा वो पॉजिटिव माना जाएगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जिसे भी मेजर किया गया वो नेगेटिव माना जाएगा। और आपका हमेशा डिस्टेंस को मेजर कहां से स्टार्ट करना है करने का, तो पोल से करना है। जैसे मान लो आपका ये जो PF है उसका वैल्यू 5 है तो आपको FP नहीं मानना है, हमेशा PF मानना है, और देख लेना अच्छा PF लेने से इधर डायरेक्शन हो जा रहा है वैसे करके। ठीक है, तो एक और बात जान लो, हम लोग जानते हैं कि ये जो मिरर है या तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है या उसे छोटा करता है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का भी एक फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू HI/HO यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये है या फिर -v/u है। ठीक है, ये यहाँ पे v और u क्या है तो हम लोग सीख चुके हैं। v का मतलब इमेज का डिस्टेंस मिरर से, u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। और सेकेंड थिंग अब हम लोग देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। तो मिरर फॉर्मूला बस एक रिलेशन है किसके किसके बीच का, तो आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का बीच का, जिसके मदद से हम लोग मान लो कोई दो चीज गिवन है तो तीसरे को निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये मिरर फॉर्मूला है क्या, तो मिरर फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दैट्स इट। इसे याद रखो, इसे याद रखो और साइन कन्वेंशन को याद रखो। और अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, फिर कोई टेंशन नहीं होगा, फिर इसलिए सब कुछ बन जाएगा।